जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज साबरमती आश्रम में बापू को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनके साथ मौजूद रहे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं साबरमती आश्रम की। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज भारत के दौरे पर हैं। साबरमती आश्रम में जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई। इस दौरान जर्मन चांसलर ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए और साबरमती आश्रम का दौरा किया। साथ ही जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने एक संदेश भी लिखा। जर्मन चांसलर ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी और साबरमती आश्रम का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ किया। भारत और जर्मनी के संबंधों को मजबूत आयाम देती हुई ये तस्वीर साबरमती आश्रम में जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज की अगवानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। इस दौरान दोनों नेताओं ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। साबरमती आश्रम में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपने जीवन का महत्वपूर्ण समय व्यतीत किया। साबरमती आश्रम गवाही देता है महात्मा गांधी के सार्थक संदेश की। चरखा जो कि स्वदेशी भाव का एक महत्वपूर्ण अंग है, उसके भी महत्व को यहां पर रेखांकित किया गया। और इस दौरान जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साबरमती आश्रम का दौरा किया। बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। भारत और जर्मनी के द्विपक्षीय संबंधों के लिहाज से जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज की यह पहली आधिकारिक भारत यात्रा अपने आप में महत्वपूर्ण है। साबरमती आश्रम की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जर्मन चांसलर को साबरमती आश्रम के महत्व के बारे में बताया
और इस दौरान दोनों नेताओं ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धासुमन भी अर्पित किए। आपको बता दें कि जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज की यह पहली आधिकारिक भारत यात्रा है। इस दौरान जर्मन चांसलर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साबरमती आश्रम का दौरा किया। भारत जर्मनी का रणनीतिक साझेदार देश है। ऐसे में जर्मन चांसलर की भारत यात्रा कई मायनों में महत्वपूर्ण है। गुजरात की पारंपरिक और सांस्कृतिक झलक का प्रदर्शन साबरमती में मिलता है। बापू का संदेश साबरमती आश्रम में मिलता है और उसी के विशेष महत्व को रेखांकित करते हुए जर्मन चांसलर कैमरामैन हटवाओ, निर्देश निर्देश थोड़ा इशारा करो।
Sir. तो कैमरा पीछे आ जाओ। Nights across India, historical journey, the making, the photographs being displayed in the Time Gallery, the beautiful ambience, the old city heritage replica. We can also see the photographs here in historical journey. Sir is explaining how beautiful the old city of Ahmedabad looks like, with the neighboring houses, the colorful gallery pictures. You can from here also see the beautiful Touch, the musicians. तो साबरमती रिवर फ्रंट की ये तस्वीरें भारत की सांस्कृतिक विरासत की झलक। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव में शामिल हुए। इस दौरान भारत की सुंदर संस्कृति की झलक को बारीकी से वो देख रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव भारत की ये सांस्कृतिक तस्वीर भारत के साथ पूरे विश्व को जोड़ रही है और उसमें भारत और जर्मनी के मजबूत होते संबंध की तस्वीर
अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव में। भारत की सुंदर सांस्कृतिक झलक का प्रदर्शन। भारत और जर्मनी के द्विपक्षीय संबंधों को प्रगाढ़ करती हुई ये तस्वीर है। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज की यह पहली आधिकारिक भारत यात्रा है। इस दौरान फ्रेडरिक मर्ज ने साबरमती आश्रम का दौरा किया, बापू को श्रद्धासुमन अर्पित किए और उसके बाद अब साबरमती रिवर फ्रंट में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव के साक्षी बने हैं दोनों नेता। रंग बिरंगी आकर्षक पतंगों से सजा आसमान और उसके साथ भारत की गौरवशाली पारंपरिक सांस्कृतिक झलक का प्रदर्शन। It is indeed our pleasure to welcome our dignitaries. They will be coming amidst you. You can welcome them with complete enthusiasm, love and respect. In order to meet you, our Honorable Prime Minister Sir, Shri Narendra Modi ji, and our honorable guest, esteemed guest, our Chancellor of Germany, Mr. Friedrich Merz, is here. Welcome, sir. Herzlich willkommen, Herr Bundeskanzler. India and Germany soaring together like the kites of Gujarat. We welcome our esteemed dignitaries. You can see on both the sides the culture of our nation. Kuchipudi, Bharatnatyam, the acrobats of Malkham, the masks of India, from Ladakh, from South, Kathakali, and the human mask. They are welcoming you. Beda of Patan, Gujarat. खूब खूब स्वागत છે માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદી સાહેબનું સાથે ખૂબ ખૂબ સ્વાગત કરીએ છીએ. Mr. Friedrich Merz, willkommen. Herzlich willkommen, Herr Bundeskanzler. This is a symphony, grand symphony with 108 musicians. With various musical instruments. They are here to welcome you. Honorable Chancellor Sir, Friedrich Merz. Herzlich willkommen, Herr Bundeskanzler. एक साथ एक सुर में बोलिए, भारत माता की, अतिथि देवो भव. We are now playing the German tune through the musical instruments of India. Sitar, santoor, flute, violin, mandolin and guitar. The rhythmic beat of tabla, pakhwaj and dhola. It is indeed a pleasure to welcome you, sir. Herzlich willkommen. The Grand Symphony. Thank you for gracing this wonderful event. It is indeed our pleasure to welcome our honorable dignitaries,
this occasion of International Kite Festival 2026. International friendship between India and Germany, a deep harmony and soaring skies depicting a true celebrations of two cultures, finding a common rhythm on the banks of the Sabarmati. We welcome Honorable Chief Minister of Gujarat, Shri Bhupendra Bhai Patel sir, Honorable Deputy Chief Minister. We welcome willkommen to all the delegation of Germany. It's indeed a pleasure to have you over here. ખૂબ ખૂબ સ્વાગત કરીએ છીએ માનનીય મુખ્યમંત્રી સાહેબનું. સાથે સ્વાગત છે માનનીય નાયબ મુખ્યમંત્રી સાહેબનું. વિશિષ્ટ ક્ષણ સાબરમતીના કાંઠે આજે જ્યારે આટલા વિશેષ મહાનુભાવો પધાર્યા છે. Once again, it's wonderful to have the wonderful guests from Germany. More than 1,000 kite flyers from 50 countries, 13 Indian states and across Gujarat fill the horizon. The color blast of India and Germany, the friendship. Beautiful. Today, the skies of Ahmedabad on the river Sabarmati are filled with wonderful colors, welcoming our dignitaries who have graced this wonderful event.
साबरमती रिवर फ्रंट की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव में शामिल हुए। न सिर्फ शामिल हुए बल्कि अपने हाथों से दोनों नेता पतंग भी उड़ा रहे हैं। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज की पहली आधिकारिक भारत यात्रा और इस यात्रा के दौरान भारत की सुंदर संस्कृति की झलक का प्रदर्शन आज भारत ही नहीं बल्कि पूरा विश्व देख रहा है। भारत जिसे उत्सवों का देश कहा जाता है और उसके तमाम सारे उत्सवों की सांस्कृतिक धार्मिक मान्यता के साथ साथ उनके वैज्ञानिक कारण भी हैं। उसी के तहत जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज पतंगबाजी का आनंद ले रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ।
માનનીય પ્રધાનમંત્રી અને માનનીય ચાન્સેલર જર્મની આપણી વચ્ચેથી અહીંયા ઇન્ટરનેશનલ કાઇટ ફેસ્ટિવલ 2026નો શુભારંભ કરી અને વિદાય લઈ રહ્યા છે, પ્રસ્થાન કરી રહ્યા છે, ત્યારે આપણા મોંઘેરા મહેમાનોને તેઓ ફરી પધારશે તેવી આપણે तो साबरमती रिवर फ्रंट की एक खूबसूरत तस्वीर जिसमें जर्मन चांसलर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव में शिरकत की। इस दौरान दोनों नेताओं ने पतंगबाजी का भी आनंद लिया। भारत की सुंदर संस्कृति की झलक साबरमती के रिवर फ्रंट पर नजर आई, जहां पर आसमान में भारत की इंद्रधनुषीय संस्कृति के रंग देखने को मिले। रंग बिरंगी आकर्षक पतंगों से सजा आसमान और उसके साथ कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत की सांस्कृतिक झलक, जिसमें राजस्थान का चरी नृत्य, गुजरात का गरबा, भारत का शास्त्रीय संगीत, भारत का पारंपरिक खेल मल्लखंब, इन सभी की झलक यहां पर देखने को मिली। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने पतंगबाजी का भी आनंद लिया और उनके चेहरे की खुशी, उनके चेहरे का संतोष ये गवाही दे रहा था कि इस दौरान उन्होंने खूब आनंद लिया। साबरमती रिवर फ्रंट पर अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का सुंदर नजारा। हमारे साथ हमारी सहयोगी मेघना देव जुड़ चुकी हैं अहमदाबाद से। मेघना, साबरमती रिवर फ्रंट पर हमने भारत की सांस्कृतिक झलक देखी, लेकिन जब तस्वीरों में हम जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज को देख रहे थे तो उनके चेहरे की खुशी बता रही थी कि कितना ज्यादा आनंद उन्होंने इस पतंग उत्सव में शामिल होकर के लिया। बिल्कुल, और इस बात को हम विजुअल्स में भी देख सकते हैं कि कितने वाइब्रेंट तरीके से, जैसे हम गुजरात को जानते हैं कि मेघना, आप सुन पा रही है मुझे? बिल्कुल, और किस तरीके से देखिए ये एक पूरा कार्यक्रम जो है हर साल होता है। हमारे सहयोगी मेघना देव से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये जो नज़ारे हैं ये बता रहे हैं भारत की सांस्कृतिक विरासत की खूबसूरती को। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज अपनी पहली आधिकारिक भारत यात्रा पर पहुंचे हैं और इस दौरान उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव में शिरकत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उन्होंने पतंगबाजी का आनंद भी लिया। मेघना, आप हमारे साथ जुड़ चुकी हैं तो समझना चाहेंगे कि इस पतंग महोत्सव में फ्रेडरिक मर्ज के चेहरे की खुशी बता रही थी कि उन्होंने कितना आनंद लिया। कैसा नजारा है इस वक्त? क्या कुछ महसूस कर पा रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए पराक्रम, ये जो पतंग महोत्सव है ये हर साल यहाँ पर बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, और इस बार जब जर्मन चांसलर यहाँ पर अतिथि बनकर आए हैं तो बेशक ये और महत्वपूर्ण हो जाता है कि वो यहाँ गुजरात के उत्तरायण का एक नज़ारा देखें कि किस तरीके से गुजरात उत्तरायण मनाता है, मकर संक्रांति को मनाता है, और पतंगबाजी यहाँ पर एक कितना बड़ा हर्षोल्लास का एक ऐसा उत्सव है जो यहाँ पर ना केवल अभी फाइटिस्ट या जो काइट फ्लायर्स आए हैं तो विश्व भर से और भारत के अलग अलग कोने, बल्कि यहाँ पर हर एक छत के ऊपर अगर आप देखेंगे तो अगले 2-3 दिनों तक आपको मकर संक्रांति तक काफी भारी संख्या में लोग नजर आएंगे पतंग उड़ाते हुए। और आज जब हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और जर्मन चांसलर ने साथ में पतंग की डोर थामी और जिस तरीके से उन्होंने पतंग उड़ाई, तो ये बेशक एक बहुत ही आइकॉनिक विजुअल्स हैं जो यहाँ साबरमती रिवर फ्रंट से हमें मिल रहे हैं। और साफ तौर पर देखिए वहां पर जिस तरीके का इंस्ट्रूमेंटल एक कार्यक्रम हुआ जहां पर भारत की संस्कृति की झलक इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक के द्वारा, सांस्कृतिक झलक डांस के द्वारा वहां पर हमने देखा कि किस तरीके से गुजराती जो गरबा के पोशाक होते हैं उसमें महिलाएं वहां पर गरबा करती हुई नजर आई, उनका स्वागत किया और कितने सारे लोग, कितना एक्साइटमेंट यहाँ पर लोगों के बीच था जो कि काफी हद तक हम अपने टेलीविजन स्क्रीन पर भी देख सक रहे थे, क्योंकि
ये जो रंग है, ये जो पतंगे हैं और ये जो पतंगबाजी का यहाँ पर जोश नजर आता है पराक्रम, ये बहुत ही अगर कोई व्यक्ति जो बाहर से आता है उसके लिए बहुत नया है। न केवल बाहर जहाँ विदेश की बात कर रहे हैं, बल्कि अगर भारत के किसी दूसरे राज्य से भी कोई व्यक्ति अगर यहाँ पर आए गुजरात में, खास तौर पर मकर संक्रांति के समय, तो वो इस बात को बेशक महसूस कर सकता है कि पतंगबाजी यहाँ पर एक जोश और जुनून है। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन कह सकते हैं कि एक्सपीरियंस रहा होगा उनके लिए बेशक। और जिस तरीके से उनकी एक्साइटमेंट उनके चेहरे पर नजर आ रही थी और जितने खुश वो नजर आ रहे थे और क्यूरियस भी नजर आ रहे थे, वो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको धीरे धीरे बता रहे थे कि ये यहाँ पर ऐसा है, ये साबरमती रिवर फ्रंट है, ये पतंग है, ये डोर है। तो ये चीजें वो साफ तौर पर वो नजर आती है कि कितना हमारी जो कल्चरल डिप्लोमेसी है, हमारा जो कल्चर है, हमारा जो सॉफ्ट पावर है, उसको उसमें भी कितनी ताकत है लोगों को जोड़ने की। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कई देशों से यहाँ पर पतंगबाज आए हैं, 1000 के आसपास पार्टिसिपेंट्स हैं। तो इसमें जर्मनी से भी कई काइटिस्ट आए हुए हैं जिनसे हम कल मिले थे, हमने उनसे बात भी की। वो भी काफी एक्साइटेड है और वो अपनी खास किस्म की पतंगे यहाँ पर लेकर आए हैं। तो यहाँ पर एक चीज और देखने मिलती है कि पतंगबाजी अलग अलग देशों में कितनी अलग अलग प्रकार की होती है और उसको, लेकिन फिर भी जब यहाँ पर इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल में जब लोग आते हैं तो वो कैसे एक हो जाते हैं। कई ऐसे काइटिस्ट ने भी हमें ये बताया कि वो 15 साल से 20 साल से इस काइट फेस्टिवल में आ रहे हैं। तो आप समझ लीजिए 2 दशक में हर साल एक जगह पर इकट्ठा होने का ये एक काइट फ्लायर्स के लिए एक गेट टुगेदर डेस्टिनेशन बन चुका है, जो इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल हो रहा है अहमदाबाद में। तो वो एक एनुअल गेट टुगेदर का एक मंच हो जाता है जहां पर सभी लोग आते हैं, अपनी हर बार नए नए इनोवेटिव काइट्स लेकर आते हैं, मैसेज वाली काइट्स लेकर आते हैं, ऐसी काइट्स लेकर आते हैं जहां पर उनका कल्चर, उनके कलर और उनके डिजाइन दिखते हैं। तो ये चीज बहुत ही अनोखी भी होती है और एक ऐसा एक्सपीरियंस है जहां पर, चूंकि ये ओपन फॉर ऑल रहता है, तो जो फ्लाइंग जोन है केवल उसको रिस्ट्रिक्टेड रखा जाता है, लेकिन जो लोग यहाँ पर विजिटर्स आते हैं वो देख सकते हैं काइट फ्लायर्स को और उनकी काइट्स को भी। कि ये जो सांस्कृतिक विरासत है एक तरीके से ये वसुधैव कुटुंबकम का संदेश भी देती है। और हमने जिस तरीके से जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज को यहाँ पर देखा पतंगबाजी का आनंद लेते हुए, तो हम ये कह सकते हैं कि भारत और जर्मनी के द्विपक्षीय संबंधों को और प्रगाढ़ता का मूर्त रूप देती है भारत की ये सांस्कृतिक विरासत। बिल्कुल। और चूंकि देखिए हम इस चीज को बेशक हर बार महसूस करते हैं। देखिए आज जब उनका स्वागत किया गया तो उनको पटोला का एक दुपट्टा पहनाया गया, एक केस पहनाया गया। तो पटोला हमारी एक सांस्कृतिक पहचान है, गुजरात की एक अनोखी पहचान है। बहुत ही प्रिसीजन से जो वीवर्स होते हैं पटोला बनाते हैं, बहुत ही एक हम मान सकते हैं बहुत एक्सक्लूसिव चीज होती है किसी को पटोला गिफ्ट करना। गुजरात में खास तौर पर इस चीज को बहुत ही प्रीमियम चीज मानी जाती है, जो कि हमारे वीवर्स महीनों की मेहनत से प्रिपेयर करते हैं। तो उस चीज को यहाँ पर शोकेस किया गया है। अगर हम देखें तो हमारे कला संस्कृति को शोकेस किया गया, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक वहां पर बजाया गया। तो ये इन सब चीजों से हम अपनी सॉफ्ट पावर को, अपने कल्चर को, अपने जो धरोहर है उसको भी एक वैश्विक मंच मिलता है। क्योंकि आज अगर देखें तो विश्व भर के लोग जानना चाहते हैं कि जब जर्मन चांसलर यहाँ पर आए हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी क्या बातचीत होगी, इस विजिट में क्या खास रहेगा, वो क्या क्या करने वाले हैं। तो जब ये उत्सुकता विश्व के अलग अलग देशों में रहती है, जर्मनी में भी होगी क्योंकि उनके चांसलर यहाँ आए हैं, तो वो जानेंगे यहाँ के कल्चर को। एक तरीके का एक मैसेजिंग भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि भाई कि इतने बड़े पैमाने पर इतना बेहतरीन स्वागत भी किया गया, इतना कल्चर का डिस्प्ले है यहाँ पर और इसको विश्व फलक पर ये देखा जा रहा है। तो एक बहुत बड़ी बात भी होती है जो कारीगर हैं उनके लिए भी, जो वीवर्स हैं उनके लिए भी, और जो आर्टिस्ट यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं उनके लिए भी। अब ये देखिए, जो ये फेस्टिवल की जब मैं बात कर रही हूँ पराक्रम, तो ये फेस्टिवल एक कह सकते हैं गुजरात का एक बहुत ही अनोखा फेस्टिवल इसलिए भी है क्योंकि अब तो इस काइट फेस्टिवल को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पे, कच्छ में, कई जगहों पर किया जाता है। और ये इसकी शुरुआत अगर हम देखें तो बताया जाता है कि 1989 से शुरू हुआ था, लेकिन इस इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल को 1989 से होस्ट किया जा रहा है। लेकिन अगर हम देखें तो इसको इतना बड़ा रूप देना, इतना बड़ा मंच देना, इतने वैश्विक आर्टिस्ट जो काइट फ्लायर्स है उनको यहाँ पर बुलाना और इसको इतने बड़े पैमाने पर करना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके साथ ही वाइब्रेंट गुजरात की शुरुआत की थी। पहले काइट फेस्टिवल और वाइब्रेंट गुजरात एक साथ होता था,
था। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे इनका स्वरूप बड़ा होते गया, वैसे वैसे काइट फेस्टिवल और वाइब्रेंट गुजरात को अलग अलग बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पर होस्ट किया जाने लगा। जनवरी जनरली अगर देखें तो क्योंकि वाइब्रेंट गुजरात बायनुअल इवेंट होता है, 2 साल में एक बार होता है। इस बार क्योंकि रीजनल कॉन्फ्रेंसेस भी हो रहे हैं, ये पहली बार है जब वाइब्रेंट गुजरात के रीजनल कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं। लेकिन उसके अलावा अगर देखें तो 2 साल में एक बार होता था। तो जब यहाँ लोग आते थे, बिजनेस डेलीगेशन आते थे वाइब्रेंट गुजरात इन्वेस्टर समिट के लिए, उस समय वो काइट फेस्टिवल भी चल रहा होता था और अभी फ्लावर शो भी चल रहा होता है। तो ये एक ऐसा सीजन होता है जब लोग ना केवल क्योंकि अहमदाबाद यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी है, तो यहाँ का ना केवल हेरिटेज देखे बट यहाँ के कल्चर को महसूस कर सके और यहाँ की वाइब्रेंसी को देख सके जब इस तरह के फेस्टिवल्स होते हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम होता है, स्पेशली जनवरी, जब वाइब्रेंट गुजरात समिट होता है, जब काइट फेस्टिवल भी होता है, जब फ्लावर शो भी होता है और बाहर से जब डेलीगेट्स आते हैं तो देखते हैं साबरमती रिवर फ्रंट को, जब वो देखते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से लोगों के एंटरटेनमेंट और एंगेजमेंट और कल्चर को डिस्प्ले पर रखा गया है, तो इन सभी चीजों को खास तौर पर यहाँ पर दिखाया गया है। और देखिए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर अंदर आ रहे थे, इस काइट फेस्टिवल में एंटर कर रहे थे, तो एक पुराना स्ट्रक्चर सा बनाया गया था जिसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको समझाते हुए नजर आए। वो जो स्ट्रक्चर है वो अहमदाबाद का ओल्ड हेरिटेज है, वो यहाँ की पहचान है। उसको पोड़ बोलते हैं, पोड़ का इलाका है जहाँ पर लोग रहते थे पहले, अभी भी कई लोग पोड़ में रहते हैं। अहमदाबाद का, पुराने अहमदाबाद की वो पहचान है, ओल्ड सिटी बोला जाता है उसको, जो अहमदाबाद की हेरिटेज का फाउंडेशन है। तो वो पोड़ में आज भी कई लोग देश विदेश से आते हैं। वहाँ के टेरेसेस पर उत्तरायण के समय, मकर संक्रांति के समय खास तौर पर वहाँ पर पतंगबाजी होती है, ऊंधियू जलेबी बनाया जाता है। लोग पोड़ की जो विदेश में जो भारतवंशी रहते हैं, जो खासतौर पर जो गुजरात के जो लोग हैं, जो एनआरआईज हैं, वो खास तौर पर इस समय गुजरात आते हैं और पोड़ के इलाकों में टेरेसेस को रेंट पर लेते हैं, हेरिटेज एरिया में वो पतंगबाजी करना चाहते हैं। तो ये इससे आप पता कर सकते हैं कि कितना इसके लिए क्रेज है, कितना ज्यादा जुनून है लोगों के अंदर। और ये जो हेरिटेज सिटी की बात है, उसका आर्किटेक्चर, उसका जो अगर हम देखें तो एक हिस्ट्री और इन सभी चीज जो उसकी आर्कियोलॉजिक है, वो सब इतनी बेहतरीन है कि वो जो लोग बाहर से आते हैं उनको बेशक बहुत ज्यादा अट्रैक्ट भी करती है। तो ये अगर हम देखें तो उत्तरायण एक तरीके से सिर्फ फेस्टिवल नहीं बल्कि कल्चर का एक बहुत ही अहम हिस्सा बन चुका है गुजरात के, और जो कि वर्ल्ड में अब काफी हद तक फेमस हो चुका है। बहुत लोग जानते हैं कि अगर गुजरात आना है तो या नवरात्रि पर आना है या फिर उत्तरायण के समय आना है, क्योंकि तब ऐसा समय, ये दोनों ऐसे समय होता है जब गुजरात का कल्चर कंप्लीट डिस्प्ले पर होता है। और ये सबसे बेस्ट टाइम होता है गुजरात आने के लिए और यहाँ के कल्चर को करीब से जानने और देखने के लिए। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के सामने अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव के साथ साथ भारत की सुंदर संस्कृति की पूरी झलक, एक तरीके से पूरा भारत वहां पर प्रस्तुत किया गया। क्योंकि हमने देखा वहां पर गुजरात का गरबा तो था ही, उसके साथ राजस्थान का पारंपरिक चरी नृत्य हमने देखा, साथ ही भारत का पारंपरिक खेल मल्लखंब का प्रदर्शन भी किया गया, शास्त्रीय संगीत का प्रदर्शन किया गया, भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी का प्रदर्शन किया गया। तो एक तरीके से संपूर्ण भारत की सुंदर संस्कृति को वहां प्रदर्शित किया गया। આજની આ વેળા અત્યંત રંગીન, કારણ કે तो हमारी सहयोगी मेघना देव बता रही थी कि कितना खूबसूरत आयोजन ये हुआ और इस आयोजन के वैश्विक मायने भी हैं और इसकी सुंदर संस्कृति की झलक आज भारत के साथ साथ पूरा विश्व देख रहा है। क्योंकि जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज की ये पहली आधिकारिक भारत यात्रा है और इस दौरान उन्होंने साबरमती आश्रम का दौरा किया, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धासुमन अर्पित किए और उसके साथ अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव में भी शिरकत की और उन्होंने पतंगबाजी का भी आनंद लिया। तो ये तस्वीरें साबरमती रिवर फ्रंट से। मेघना हमारी सहयोगी एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुकी है। मेघना, मेरा सवाल यही था कि हमने देखा कि इस खूबसूरत आयोजन के साथ साथ एक संपूर्ण भारत की सांस्कृतिक झलक का प्रदर्शन भी हुआ, जिसमें गुजरात का गरबा, राजस्थान का पारंपरिक चरी नृत्य, भारत का पारंपरिक खेल मल्लखंब, उसके अलावा भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी,
तो पूरी सांस्कृतिक धरोहर को समेटकर एक रंग और एक रूप में प्रस्तुत किया गया साबरमती फ्रंट में फ्रेडरिक मर्ज के सामने। बिल्कुल, और देखिए ये पहली बार नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद की, गुजरात की संस्कृति की झलक, अहमदाबाद के इंफ्रास्ट्रक्चर, देखिए हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इस काइट फेस्टिवल की जो कि साबरमती रिवर फ्रंट पर हो रहा है जी। तो पराक्रम इसके कई मायने भी हैं कि कितना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर, कितना विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट के तौर पर यहाँ पर बनाया गया है। उसके अलावा भी देखें तो साबरमती आश्रम उनको ले जाया गया जहाँ पर आप बेशक हिस्ट्री देख सकते हैं, जहाँ पर एक नॉन वायलेंस की जो आइडियोलॉजी है, नॉन वायलेंस की, और उसके साथ ही अगर हम देखें दांडी यात्रा जहाँ से शुरू हुई है, एक हिस्ट्री है उस पूरे एरिया में, उस पूरे आश्रम में। वहां पर हृदय कुंज है जो महात्मा गांधी का घर था उस आश्रम के अंदर। वो एक सेरेनिटी है जो भारत जिन मूल्यों पर भारत आज टिका है, जिन मूल्यों पर आज भारत आगे बढ़ रहा है, उन मूल्यों की बात है। उसके बाद संस्कृति की बात है। उसके बाद हम काइट फेस्टिवल जाते हैं तो हम देखते हैं कि किस तरीके से आज भी भारत ने इस वाइब्रेंट कला को, वाइब्रेंट संस्कृति को, अपनी धरोहर को कैसे संजोया हुआ है और उसको कैसे, और देखिए आप देख रहे हैं ये जो आर्टिस्ट हैं, आप खास तौर पर जो इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक में अगर हम विजुअल्स में दिखा रहे हैं कि जो आर्टिस्ट हैं वो काफी यंग बच्चे हैं जो क्लासिकल म्यूजिक और संगीत सीख रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ्यूचर ऑफ इंडिया क्या है, जो आज भी जुड़ा हुआ है अपने ट्रेडिशन से, आज भी जुड़ा हुआ है अपने कल्चर से, आज भी जुड़ा हुआ है अपने रूट से। ये चीज साफ तौर पर डिस्प्ले पर है। आप देख रहे हैं साबरमती रिवर फ्रंट का वो स्ट्रेच जहां जो इतना बखूबी बनाया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार, जब देखिए हम वो विजुअल्स आज याद कर सकते हैं जब जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे, जो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उस समय जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जब वो आए थे अहमदाबाद में तो एक भव्य रोड शो हुआ था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें अहमदाबाद की झलक दिखाई थी। उसके बाद हमने कई बार देखा इजराइल के प्रधानमंत्री हो या कई ऐसे, अगर हम देखें तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी यहाँ आ चुके हैं। तो कई ऐसे बड़े बड़े वर्ल्ड लीडर्स को अहमदाबाद में होस्ट किया है और ना केवल यहाँ का कल्चर दिखाया है, यहाँ के कल्चरल पावर दिखाई है, सॉफ्ट पावर दिखाई है, बल्कि उसके साथ ही ये दिखाया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक, आज हम बात करते हैं, अगर गुजरात आते हैं तो हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर्स की, हम पोर्ट्स की बात करते हैं, हम शिप ब्रेकिंग यार्ड्स की बात कर रहे हैं, हम उसके साथ ही हम बात कर रहे हैं किस तरीके के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं। तो गुजरात में जहाँ कल रीजनल कॉन्फ्रेंस जो हुआ, जिस तरीके से वाइब्रेंट गुजरात का जो रीजनल कॉन्फ्रेंस हुआ, उसमें भी इस बात को बताया गया और कई मीडिया हाउसेज ने भी इसको रिपोर्ट किया है कि क्या नहीं बन रहा है यहाँ पर। हर एक चीज की मैन्युफैक्चरिंग की डोर गुजरात संभाल रहा है और आगे संभालना भी चाहता है। कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ नहीं बन रहा है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से लेकर बड़ी बड़ी कंपनीज आना चाह रही हैं, फार्मा ऑलरेडी यहाँ एस्टैब्लिश्ड है, सेमीकंडक्टर्स के लिए द्वार खुल चुके हैं, कई ऐसे इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाह रही है। तो इससे खास तौर पर पता चलता है कि कितना कंड्यूसिव एनवायरनमेंट यहाँ पर बनाया गया है। लेकिन उसके जब ऐसे बड़े वर्ल्ड लीडर्स आते हैं तो वो देखते हैं यहाँ की वाइब्रेंसी, जब वो देखते हैं यहाँ का कल्चर, और देखिए ना केवल यहाँ के कल्चर की बात है बल्कि इससे ये भी एक मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट जाता है कि किस तरीके से हम कोहेसिवली दूसरे कल्चर्स को भी इनवाइट करते हैं यहाँ पर। देखिए जब यहाँ पर पराक्रम दूसरे देशों से आते हैं काइट फ्लायर्स, तो वो ये भी अपने सब अपनी वॉबलम काइट्स, जिसे मलेशिया की काइट्स बोलते हैं, वहाँ मलेशिया से भी काफी मास्टर काइट मेकर्स आते हैं। उसके बाद इंडोनेशिया से आते हैं, यूएसए से जायंट बैनर काइट्स लेकर आते हैं, जापान की खास तौर पर एक रोकाकू फाइटिंग काइट्स होती हैं, उन्हें भी लेकर आया जाता है। कई मास्टर काइट मेकर्स यहाँ पर आते हैं, अपनी हाईटेक मॉडर्न फ्लाइट्स भी लेकर आते हैं, फ्लाइंग ड्रैगन्स आपको नजर आएंगे आसमान में। तो ये इससे पता चलता है कितनी किस्में हैं, लेकिन फिर भी जब एक आसमान के अंदर सब आते हैं तो सब एक हो जाते हैं। और ये एक और बहुत बड़ा मैसेज भी जाता है कि वसुधैव कुटुंबकम, जैसा आपने कहा कि ये हर किसी को हम किस तरीके से एम्ब्रेस करते हैं, हम हर एक व्यक्ति को किस तरीके से वेलकम करते हैं, उनका स्वागत किस तरीके से करते हैं और अपने साथ वो घुल मिल जाते हैं। तो वो एक मैसेज भी यहाँ से जाता है कि हम ना केवल कल्चरली हम वेलकमिंग हैं, बल्कि उसके साथ ही हम बिजनेस के हिसाब से, डेवलपमेंट के हिसाब से, टेक के हिसाब से हम हर चीज को उतने ही
खुले मन से और उतने ही दिलचस्पी से वेलकम करना चाहते हैं। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग बेशक है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है जो विजुअल्स जो हमने सामने देखे, तो बेशक बहुत ही एंगेजिंग, बहुत ही अट्रैक्टिव विजुअल्स हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज जाता है हमारी डिप्लोमेसी के जो सॉफ्ट साइड है उसका। मेघना, इसके साथ साथ यदि हम कल्चरल डिप्लोमेसी जिसका आप जिक्र कर रही थी उसकी बात करें, तो दो देशों के द्विपक्षीय संबंधों को और ज्यादा मजबूती मिलती है जब वो दो देश एक दूसरे की संस्कृति के साथ जुड़ते हैं, उसको जीते हैं, उसको जानते हैं, पहचानते हैं, उसके महत्व को समझते हैं। और ये जो भारत की खूबसूरत संस्कृति की झलक फ्रेडरिक मर्ज ने देखी, तो हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में भारत और जर्मनी के संबंधों को एक दोस्ती का नया आयाम, मजबूती का नया आयाम इसके जरिए मिलेगा। बिल्कुल, ये देखिए, एक हर बार जब कोई जो वर्ल्ड लीडर्स की मुलाकात होती है तो एक पायदान हम आगे बढ़ते हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी वर्ल्ड लीडर से मिलते हैं तो पुरानी प्रोग्रेस तो बेशक देखते हैं, लेकिन आगे हम और क्या कर सकते हैं, हम किस तरीके से मिलकर किन क्षेत्रों में काम कर सकते हैं, उसके बारे में बात होती है। आपने कल्चरल डिप्लोमेसी की बात कही, बेशक, क्योंकि देखिए अगर हम जाने तो योगा भी जर्मनी में काफी पॉपुलर है। योगा भी हमारी कल्चरल डिप्लोमेसी का एक बहुत अहम हिस्सा है और हम जिस तरीके से इंटरनेशनल डे ऑफ योगा मनाते हैं, विश्व के हर एक जगह पे इसको मनाया जाता है। अगर हम देखें, कई योगा स्कूल, इंस्टीट्यूट, स्टूडियोज जर्मनी की हर एक मेजर सिटी में मौजूद है। एक सीरीज ऑफ इवेंट्स हुए थे जिसमें टैगोर सेंटर के द्वारा, जहां पर जर्मनी में, जिसने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को किस तरीके बड़े जर्मन योगा एंथुसियास्ट और जो योग प्रैक्टिस करते हैं उन सभी के साथ मिलकर मनाया। और अगर उसके साथ ही देखें तो आईसीसीआर भी का एक एमओयू हुआ था जो इंडियन म्यूजिक के लिए आईसीसीआर चेयर का भी एक एमओयू किया गया था सेंटर फॉर वर्ल्ड म्यूजिक और एक यूनिवर्सिटी है उनके साथ। तो पहली बार फिल्म फेस्टिवल जो है ऑर्गेनाइज किया गया एम्बेसी के द्वारा, जो पिछले साल जनवरी में हुआ था। और ये अगर देखें तो सबसे बड़ा नॉन कमर्शियल इंडियन फिल्म फेस्टिवल था जो जर्मनी में हुआ। उसके अलावा भी हम देखें तो कई ऐसी चीजें हैं, ओडिसी और बैले को, लाइव ऑर्केस्ट्रा को, कई ऐसी चीज को है जो और खास तौर पर महाभारत का भी एक डिस्प्ले। तो इन सभी चीजों को जर्मनी में भी पॉपुलर किया जा रहा है। और कल्चरल डिप्लोमेसी के तहत अगर हम देखें तो हम भी, जैसे अगर हम बात करते हैं कि बैले को किस तरीके से, लाइव ऑर्केस्ट्रा को यहाँ पर भी सिखाया जा रहा है, तो एक चीज हम देख सकते हैं कि कल्चरल एक्सचेंज एक ऐसा अगर हम कहें तो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे दो तरह के लोगों को, जो कि भले अलग अलग देशों में रहते हो, लेकिन उनको किस तरीके से करीब लाया जाए, उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रिज होता है। और यही चीज है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार अपने विजिट्स में करते हैं। अगर वो अन्य वर्ल्ड लीडर्स को कोई तोहफा भी देते हैं, उसमें भी भारत की संस्कृति की झलक होती है, उसमें भारत की टेक की झलक होती है, भारत की जो कलाकृतियां हैं वो झलकती हैं। तो इन सभी चीजों से स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग भी जाती है और भारत की संस्कृति को एक वैश्विक मंच मिलता है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी वर्ल्ड लीडर को कोई बहुत ही अहम चीज गिफ्ट करते हैं या उनकी विजिट पे, जिसमें वो ये चीज दिखाते हैं कि ये यहाँ से बनी हुई है, ये यहाँ का प्रोडक्ट है, ये यहाँ का इंडिजिनस प्रोडक्ट है, तो उस चीज के सर्च बढ़ जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि पॉपुलैरिटी कितनी फास्ट उस चीज को मिलती है। तो कल्चरली किस तरीके से ये डिप्लोमेसी आपको यहाँ से शुरू होके अब ये डिप्लोमेसी जाएगी डेलीगेशन लेवल टॉक्स तक, बायलैटरल टॉक्स तक। तो उन चीजों को बेशक एक बढ़िया फाउंडेशन मिलता है ताकि आपकी कमराडरी और स्ट्रॉन्ग हो सके और उसके बाद जब हम हार्ड डिप्लोमेसी की बात करते हैं तो उसका रास्ता आसान हो सके। मेघना, इसके साथ साथ जो अहमदाबाद के जो स्थानीय नागरिक हैं उनका भी जोश और उत्साह देखने लायक होगा, चूंकि आप वहां पर खुद मौजूद हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में जर्मन चांसलर वहां पर पहुंचे तो लोगों में किस तरीके का उत्साह था। हमने देखा कि उनके हाथों में भारत के साथ साथ जर्मनी का भी राष्ट्रीय ध्वज था और इस दौरान जर्मनी की धुन भी, राष्ट्रीय धुन भी बजाई गई वहां पर संगीत में। तो लोगों का किस तरीके से उत्साह था, कैसा माहौल था वहां पर?
बिल्कुल, जब किसी अतिथि का स्वागत करते हैं तो जितना जोश और जितना लोगों के अंदर अतिथि भाव रहता है उसके स्वागत करने का, वो बेशक भाव यहाँ पे लोगों में नजर आया। लेकिन उसके साथ ही मैं ये चीज बेशक कहूंगी कि लोगों की एक्साइटमेंट ये भी थी कि हम अपनी किस तरीके से हम अपने कल्चर को और अपने फेस्टिवल को बेहतर से बेहतरीन तरीके से उनके सामने प्रस्तुत करें, हमारे अतिथि को हमारे कल्चर से अवगत कराएं और हम ये भी बताएं कि हमारे कल्चर में इस समय का ये हार्वेस्ट सीजन होता है तो इसका महत्व क्या है। तो कल भी हम कुछ बच्चों से बात कर रहे थे जो यहाँ शास्त्रीय संगीत की जिन्होंने प्रस्तुति दी, वो भी हमें बता रहे थे कि वो बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि उनको इतने बड़े वर्ल्ड लीडर के सामने परफॉर्म करने का एक मंच मिल रहा है। तो बेशक एक्साइटमेंट भी रहती है, वेलकम करने की भी एक्साइटमेंट रहती है और उसके साथ ही देखिए जब बच्चों को इस तरह का मंच मिलता है तो उनके अंदर भी और मोटिवेशन आता है कि हम कोई ऐसी चीज परस्यू कर रहे हैं जिसे विश्व का कोई नेता देखने आया है, हमारे खुद के प्रधानमंत्री देखने आए हैं। तो आप उस चीज से भी एनकरेजमेंट और मोटिवेशन बहुत मिलता है। हमें वहाँ के शास्त्रीय संगीत के जो टीचर थे वहाँ पे जो इन बच्चों को सिखाते हैं वो भी बता रहे थे कि ये बच्चों के लिए उत्साहवर्धक होता है जब ऐसे मौके मिलते हैं उनको किसी के सामने परफॉर्म करने के, वो भी इन स्टैचर के लीडर्स के सामने परफॉर्म करने से, तो उनके अंदर एक बहुत ही बड़ा इंस्पिरेशन मिलता है और मोटिवेशन भी मिलता है। तो देखिए इन सभी चीजों के कई मायने होते हैं और पैरेलली ये उन लोगों को भी इफेक्ट करते हैं जो लोग आपके स्वागत में खड़े हैं या जो लोग आपके लिए उत्सुकता से आपके सामने कुछ परफॉर्म करने की राह देख रहे हैं। इन सभी लोगों के लिए एक हमेशा जीवन की एक चेरिश्ड मेमोरी होती है। तो ये सभी चीजें भी पैरेलली बहुत इम्पैक्ट करती हैं। हम कई बार देखते हैं कि वर्ल्ड लीडर्स ने ये बात की और ये एमओयू साइन हुए और ये समझौते हुए और इन विषयों पर बात हुई क्योंकि वो बहुत अहम है। लेकिन उसके साथ ही जो लोग यहाँ पर इन स्वागत से लेकर हमारे परफॉर्मेंसेस से लेकर हर एक चीज में जुड़े रहते हैं, उनके लिए भी एक बहुत ही मेमोरेबल समय होता है। आज हम जब देखा हमने साबरमती आश्रम पर कि जिस तरीके से वो चरखे के बारे में पूछ रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें बता रहे थे कि ये चरखे पे इस तरीके से काम होता है, ये महात्मा गांधी का कमरा हुआ करता था, ये उनका घर था, ये साबरमती आश्रम है, ये यहाँ से हम यहाँ जाते हैं और ये वो उनको बता रहे थे, सूत की माला के बारे में बता रहे थे। तो इन सभी चीजों से बेशक एक इम्पैक्ट तो पड़ता ही है और उसके साथ ही जो लोग जुड़े रहते हैं, जैसा आप पूछ रहे हैं कि स्वागत में जुड़े लोग और लोगों का उत्साह, तो वो तो बेशक उत्साह तो और उत्सुकता तो बेशक रहती ही है और उसके साथ ही जब वो एक याद भी उनके साथ वो ले जाते हैं, वो एक मेमोरी के तौर पर हमेशा वो संजोते भी हैं। बिल्कुल, इस सुंदर सांस्कृतिक झलक की जो स्मृतियां हैं वो निश्चित तौर पर फ्रेडरिक मर्ज के लिए चिरस्थायी रहेंगी। लेकिन इसके साथ साथ मेघना, थोड़ा सा हम समझना चाहेंगे कि अब इसके बाद जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज का किस तरीके का कार्यक्रम रहेगा, वहाँ पर क्या कुछ वहाँ पर इवेंट्स होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ? देखिए अभी फिलहाल तो डेलीगेशन लेवल टॉक्स हैं दोनों ही लीडर्स के बीच में और हम जानते हैं कि जर्मन चांसलर एक बड़े सीओ डेलीगेशन के साथ आए हैं, तो बेशक बहुत इंपॉर्टेंट बातें होने वाली हैं। ट्रेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और इस चीज को भी हम देख सकते हैं कि ये विजिट से जो इंडिया EU FTA की बात चल रही है, जिस पर काम हो रहा है, उसको गति मिलेगी वो और उसके बारे में बेशक बातचीत हो सकती है। लेकिन उसके साथ ही अगर हम देखें तो आज इस बातचीत के बाद, विपक्षीय बातचीत के बाद जो जर्मन चांसलर हैं वो अडालज की वाव जाएंगे, जो कि यहाँ पर एक स्टेपवेल है, एक बहुत महत्वपूर्ण साइट है, यहाँ की हेरिटेज को दर्शाता है। और उसके अलावा भी एक स्किल सेंटर है, हाउस ऑफ MG जो ओल्ड अहमदाबाद में है, वहाँ पर भी जाएंगे और कुछ लोगों से मिलने वाले हैं। तो ये उनका कार्यक्रम यहाँ पर है और उसके बाद ये उनकी जो अहमदाबाद लेग जो है उनकी यात्रा का, वो उसके बाद समाप्त होगा। और मेघना, हम ये कह सकते हैं कि भारत और जर्मनी जो है वो एक दूसरे के स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स भी हैं। उस लिहाज से हम कह सकते हैं, चूंकि ये फ्रेडरिक मर्ज का पहला आधिकारिक भारत दौरा है, ऐसे में भारत और जर्मनी के संबंधों को और नया रूप देते हुए मजबूती के साथ आगे बढ़ने को लेकर कई सारे विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण समझौते भी यहाँ पर होंगे। तो दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती देने का एक बड़ा संदेश, क्योंकि इस यात्रा पर, फ्रेडरिक मर्ज की इस यात्रा पर पूरी दुनिया की नजर भी टिकी है, उस लिहाज से भी ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है।
बिल्कुल महत्वपूर्ण है। और जिस तरीके से मैं आपको कह रही थी, ये देखिए आपने इस बात को हमें देखना चाहिए कि पहली बार उनकी जो ये यात्रा है, अगर हम देखें तो एशिया की जो उनकी यात्रा है उन्होंने भारत से शुरू की है जी। उसके बाद ये उनकी पहली एज ए चांसलर पहली विजिट है भारत में, उसमें भी वो अहमदाबाद आए हैं। उसके अलावा अगर देखें तो जर्मनी भारत का बहुत ही अहम स्ट्रैटेजिक पार्टनर है और 75 साल हम 2026 में मना रहे हैं अपने डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप के एस्टैब्लिश होने के बाद। अब 75वां साल 2026 में हम मना रहे हैं। अगर हम बायलैटरल ट्रेड की बात करें, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, जब भी दो देश बात करते हैं तो ट्रेड एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है हमारी डिप्लोमेसी का। तो बायलैटरल ट्रेड तकरीबन 51 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास है, गुड्स और सर्विसेज मिलाकर 2024-25 की अगर बात करें। और लेकिन यूरोपियन यूनियन में जर्मनी जो है वो भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। और अगर देखें तो जर्मनी तकरीबन 1/4 हिस्सा है जो भारत ट्रेड यूरोपियन यूनियन के साथ करता है, उसका 1/4 हिस्सा जर्मनी है। तो हमारे लिए यूरोपियन यूनियन में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर जर्मनी बेशक है। उसके साथ ही अगर देखें तो सर्विस के सेक्टर में अभी इंडो जर्मन जो ट्रेड है उसमें एक उछाल देखा गया है। तकरीबन अगर देखें तो 12% के आसपास का उछाल देखा गया है। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी इसमें है कि सर्विस सेक्टर किस तरीके से जो हमारा ट्रेड है सर्विस सेक्टर में वो बढ़ रहा है और वो इम्पोर्टेंट है। भारत के लिए कहाँ मौके हैं वो, क्योंकि देखिए हम जर्मनी को एक्सपोर्ट करते हैं जी मशीनरी की बात है वो हम एक्सपोर्ट करते हैं, क्लोथिंग एक्सपोर्ट करते हैं, उसके अलावा केमिकल प्रोडक्ट्स हैं और सबसे अहम अगर हम कहें तो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं। उसके अलावा स्टील है, ये लेदर प्रोडक्ट्स हैं, टेक्सटाइल्स हैं, ये सब चीजें हम एक्सपोर्ट करते हैं जर्मनी को। लेकिन जब जर्मनी हमें एक्सपोर्ट करता है तो व्हीकल्स, खासतौर पर गाड़ियों की अगर हम बात करें तो हम जानते हैं जर्मन मेड गाड़ियां भारत में पॉपुलर भी हैं, केमिकल प्रोडक्ट्स हैं, उसके अलावा ऑप्टिकल प्रोडक्ट्स हैं, रबर प्लास्टिक प्रोडक्ट्स हैं, ये सभी चीजें हम इंपोर्ट करते हैं जर्मनी से। और अगर हम देखें एफडीआई की जब बात करते हैं तो पराक्रम एफडीआई में जर्मनी 9वें पायदान पर है भारत में इन्वेस्ट करने की जब हम बात करते हैं। और तकरीबन 15 बिलियन का पूरा फ्लो आया है पिछले 25 साल की हम बात करते हैं तो ये भी एक बड़ा, इसको भी और किस तरीके से बढ़ाया जाए उसके ऊपर भी बात हो सकती है। और अगर केवल हम भारत में जर्मन इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो 2024-25 में तकरीबन 450 मिलियन यूएस डॉलर के आसपास इन्वेस्ट हुआ है। और उसके साथ ही भारत का जो इन्वेस्टमेंट है जर्मनी में वो भी काफी ज्यादा बढ़ा है पिछले कुछ सालों में। काफी सारी कंपनीज हैं, खास तौर पर आईटी, फार्मास्यूटिकल, बायोटेक में जो कंपनीज हैं, मैन्युफैक्चरिंग में है, वो बिल्कुल। और इसके साथ साथ मेघना, हमने ये भी देखा कि भारत का जो डिफेंस सेक्टर है उसमें भी जर्मनी उसका एक मजबूत साझेदार सहयोगी देश है। तो हम उम्मीद करते हैं कि फ्रेडरिक मर्ज की इस यात्रा से भारत और जर्मनी की दोस्ती को नए आयाम निश्चित रूप से मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मेघना देव इस तमाम जानकारी के लिए।